हेलो अचीवर्स, A4 का स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। तो फिर आज हम बढ़ते हैं गॉस थ्योरम के तीसरे एप्लीकेशन के बारे में, जो कि है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ऑफ ए कंडक्टर। कि किसी आवेशित जो चालक है उसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ये आज हम फाइंड करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहें और ये डेरिवेशन हम शुरू करते हैं। देखो, इसमें मुझे क्या पता है करना है कि आवेशित चालक है जो कि ये कंडक्टर है, उसके ठीक बाहर आउटसाइड पर मुझे निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निकालनी क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण निकालनी है? चालक के कारण, और उसके ठीक बाहर निकालनी है। तो सबसे पहले हम एक चालक बना लेते हैं। वो चालक मैं ऐसे बना ले रहा हूं। ये मैंने माना कि ये मेरे पास एक चालक है, ये मेरे पास कंडक्टर हो गया कोई, ठीक है। ये कंडक्टर मान लिया, और ये एक पूरा लघु मोटाई का है। कितना लघु मोटाई का? बिल्कुल पतली मोटाई का है। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे की सीटें आती हैं, लोहे की सीटें आती है, उतनी तरह की मोटी है उस मोटाई की, हल्की सी मोटी है, वो लघु मोटाई की है। अगर आप लघु मोटाई की कोई सीट लेते हो और उसको जब प्लस क्यू आवेश देते हो, जैसे मैंने क्या किया, इसको प्लस क्यू आवेश दिया, और जब भी आप इसको आवेश देते हो तो क्या होता है, ये इसके बाह्य पृष्ठ में एक समान रूप से फैल जाता है। क्या होता है? इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। क्योंकि आप जानते हो कि किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को, शब्द सुन लेना, चालक है, क्योंकि अचालक के पूरे आयतन में फैल जाता है आवेश, जबकि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो ये क्या होगा, जैसे इसको दोगे आप, तो ये आवेश तुरंत ऐसे ऐसे वितरित हो जाएगा। और इसका एक इसी कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन भी बनता है कि जब त्वरित बिजली गिरती है आसमान से, तो उस समय गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति सुरक्षित रहते हैं, क्यों? तो वजह यही होती है, जो बिजली गिरती है तो जो आवेश आता है वो गाड़ी कैसी होती है? चालक होती है। तो जब चालक पर गिरती है तो वो उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाती है, और अंदर कोई आवेश की वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अंदर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो अंदर कोई भी वैद्युत बल या वैद्युत उत्पन्न हो ही नहीं पाता, तो वहां पर बैठे व्यक्ति सेफ बने रहते हैं, क्योंकि जो चालक पे आवेश होता है वो कहाँ फैलता है? बाह्य पृष्ठ पर। ठीक वही ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। और ये क्या है? मेरे पास चालक है, ये हम ऐसे ऐसे करके दिखा दे रहे हैं कि ये कुछ लघु मोटाई का है। ये लघु मोटाई का एक मेरे पास चालक है, और इसके निकट किसी भी बिंदु पर, मान लो कि ये बिंदु एक यहाँ पर है, बिंदु P, और इस बिंदु पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो आप एक बात ये समझ पा रहे होगे कि अगर कोई चालक है जो कि लघु मोटाई का है, तो उसके दो परत हो गए होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इसके बाह्य पृष्ठ पर फैलता है, तो एक ये वाला हो गया, एक ये वाला, दो पृष्ठ हो गए। दोनों पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैल गया। तो क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये वाली पृष्ठ एक पूरी समतल चादर का काम कर रही होगी, और एक इधर वाला पृष्ठ भी एक समतल चादर का काम कर रही होगी? तो ठीक वही बात यहाँ पर लागू होती है कि जब ऐसा आवेश किसी चालक को दिया जाता है तो वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि दो चादर हों इसके पास। कैसी हो? दो अचालक चादर, क्योंकि बीच में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। तो जो बाहर बाहर हो गया, बीच में शून्य हुआ, तो मान लो कि इधर एक चादर हो गई, एक चादर इधर हो गई, और बीच में क्या है? शून्य। तो ये ऐसा बिहेव करता है जैसे कि मान लो दो अचालक प्लेटें हों। तो अब आप ये जान चुके होंगे कि ये कैसी है, एक प्लेट और एक प्लेट ये, तो दो प्लेटों के समान व्यवहार करने लगते हैं, एक ये एक ये। अब प्लेट एक एक पर कौन सा आवेश फैला है? प्लस क्यू आवेश फैला है। तो इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम देखें तो प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर होती है, दूर की ओर। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी प्लेट एक के कारण वो E1 आएगी और दूर की ओर हो जाएगी। पहली बात, क्यों? आप इमेजिन भी कर सकते हो कि यहाँ पर अगर क्यू नॉट आवेश रखा होता, ये हम क्या भी इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्यू नॉट एक काल्पनिक आवेश होता है। ये सच में कोई आवेश नहीं है, ये वास्तविक आवेश नहीं है। ये कैसा है? काल्पनिक है। तो अब सोचो, ये धनावेश फैला, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश। ये धनावेश इसको दूर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। अगर करेगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होगी? दूर की ओर। ठीक है, क्योंकि धनावेश के कारण जिधर की ओर बल होता है उधर की ओर वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है। ठीक, ये भी धनावेश है, तो ये वाला भी इसको दूर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। तो इस प्लेट 2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो भी इस बिंदु पर दूर की ही ओर आएगी। दोनों की दिशाएं ये हो गई, मैंने दिखा दिया।
अब बस आपको क्या करना है, प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बिंदु P पर, प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालनी है, दोनों का ऐड कर लेना है। मतलब कि आप सही से निकालोगे और उनको सही से जोड़ेंगे, घटाएंगे, देखेंगे कुल कितना आ रहा है, वही हमारे लिए व्यंजक निकलेगा। तो हम देखो लिखते हैं कि प्लेट 1 के कारण, 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, अब आप ये समझ पा रहे हो कि अगर प्लेट 1 की बात कर रहे हैं तो ये एक चादर, एक ये पृष्ठ है, इस पे पूरे पे आवेश फैला है। तो ये अभी इससे पहले वाला जो मैंने दूसरा आपको डेरिवेशन सिखाया था उसमें आपने क्या देखा था, अगर एक अचालक चादर है उस पे आवेश फैला है तो उसके कारण किसी नजदीक पे जो निकट पे कोई बिंदु P है उस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वही तो ये एक प्लेट का कार्य कर रहा है, तो ये एक वही चादर के समान ये भांति कार्य करेगा, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक उतनी ही होगी जितनी उसमें निकली थी। तो जो ये E1 आएगा वो आएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पहली बात। अब उसी तरह दूसरे प्लेट के कारण निकालोगे, लिखोगे प्लेट 2 के कारण, प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको क्या मानेंगे हम लोग, E2, तो E2 मानेंगे और क्या आएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों आ गए उतने, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे परिणामी, क्योंकि जो इनका रिजल्टेंट आएगा वही क्या होगा लास्ट हमारा फार्मूला, क्योंकि 2 हो गए ना E1 और E2, तो इनका दोनों रिजल्टेंट निकलेगा हमारे लिए। तो हम क्या निकालेंगे कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कैसे निकालते हो वो आपको फिर से मैं समझा देता हूं कि अगर आपके पास P और Q दो सदिश हैं, दो सदिश है, तब इनका परिणामी जो PQ आएगा, PQ वो आता है रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये निकल के आता है। तो इस पे अगर हम देखो यहाँ पर P की जगह पे अपना कौन है E1, Q की जगह पे क्या है E2, तो दो सदिश हो गए। तो अब जो E1 E2 का परिणामी आएगा उसे E से डिनोट करोगे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे E। अब सीधे निकालना है कि इन दोनों का परिणामी कितना आएगा, तो P की जगह में मुझे क्या रखना है E1, तो रख दिया E1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि P का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो E2 का स्क्वायर करेंगे हम प्लस 2 E1 E2, P की जगह पे E1, Q की जगह पे E2 और cos थीटा। अब cos तो लिखोगे ही लिखोगे। अब आपको बस एक बात, ये थीटा कितना लिखना है। थीटा देखो जब दोनों सदिश एक ही दिशा में है तो थीटा का मान 0, अगर एक सदिश यूं है एक और सदिश भी इधर की ओर है तो दोनों के बीच थीटा 0। अगर एक सदिश ऐसे है और एक सदिश इसी बिंदु से दूर की ओर है तो इनके बीच जो कोण होगा वो 90 डिग्री का। अगर एक सदिश इस बिंदु से इधर की ओर और इसी बिंदु पर एक इधर की ओर तो इनके बीच कोण जो 180 अंश, 0 अंश, 90 अंश, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर एक ही दिशा में है, ये बिंदु P की ही बात हो रही, ये मैंने इस बिंदु से दिखा दिया, तो इसका मतलब ये मत समझना क्योंकि अब उसी पर है तो या तो इसी लाइन खींच लो या ऐसे करके दिखा दो, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा 0 अंश होगा, ये मैंने 0 कर दिया। तो क्या आएगा रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा। अब ये आप पढ़ो तो लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर। अब जब स्क्वायर से रूट हट जाता है तो E बराबर क्या निकलेगा E1 प्लस E2, ये आया रिजल्टेंट इनका। जो इनका परिणामी आएगा वो आएगा इनके योगफल के बराबर। तो मैं यहां लिख देता हूं इस बात को, तो E बराबर क्या निकलेगा E1 प्लस E2, अब वैल्यू रख देते हैं तो ये E आएगा। E1 की वैल्यू ये देखो लिखी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की जगह पे भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट।
ई बराबर, देखो 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों पे कॉमन है, लिख लेते हैं यहाँ पर, एलसीएम ये आ जाएगा। जब नीचे के हर सेम हो तो ऊपर ऊपर के लिख दिए जाते हैं, सिग्मा ये प्लस का चिन्ह ये है और फिर ये वाला भी सिग्मा। तो देखो ई बराबर कितना आ गया, सिग्मा एक सिग्मा ये, तो टोटल 2 सिग्मा हो गए, तो ये 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो जो ई बराबर आया है वो आया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट कि इस कोई चालक प्लेट है, उसके कारण जो उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो वो आएगा ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो किसी चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके निकट आती है, वो किसी अचालक चादर के निकट आने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है? कितनी होती है? 2 गुनी। कितनी हो जाती है? 2 गुनी। आप ये समझ जाओगे कि जो अचालक प्लेट है, अगर उसके कारण 5 आ रही है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक प्लेट के कारण 10 आएगी। ये आपको समझ लेना है, ठीक है। ये रहा आपका सारा डेरिवेशन। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। लिखने का तरीका क्या होता है कि माना एक मेरे पास से प्लेट है जो कि प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जो एक समान रूप से इसमें फैल गया है। इसके निकट एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और बिंदु पे जैसे, और ये लिख लेना, ये प्लेट 1 प्लेट 2 का काम करने लगेंगे। इस दिखा देना कि प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। दोनों की दिशाएं समझ लोगे कि प्लस क्यू आवेश है तो दूर की होगी, उनके बीच कोण। परिणामी ये जो जहां से आता है वो ये है, उसका बेस ये है कि यहां से आप किसी भी 2 सदिशों के बीच का परिणामी आसानी से निकाला जा सकता है। तो मैंने इनका रिजल्टेंट इससे निकाल कर दिखा दिया आपको। तो आई होप कि ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए फिर बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।